नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आनंद राठी के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी के शानदार नतीजे आए हैं और नतीजों पर हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर रूप बूथा सर जुड़े हुए हैं। रूप सर, हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सर, पहले तो आपको मुबारक कि आपके शानदार नतीजे देखने के लिए मिले। पहले मैं दर्शकों को आपके नतीजों का थोड़ा सा संज्ञान दे देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कंपनी का रेवेन्यू करीब 21% बढ़ा है और प्रॉफिट में एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला, अराउंड 74% का। 21.5 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 37 करोड़ आया और फी इनकम करीब 135 करोड़ हाई है एज़ कम्पेयर टू 116 करोड़ और इसमें करीब 16% का जंप है। और इंटरेस्ट इनकम में करीब 28% का जंप देखने के लिए मिला, 113 करोड़ वर्सेस 88 करोड़। तो शानदार नतीजे इस क्वार्टर के देखने के लिए मिले हैं। रूप सर, आपका फर्स्ट टेक सर, इस क्वार्टर की क्या हाइलाइट्स रही? क्या कुछ इसमें ऐसा खास था कि इतने टैपिड मार्केट में भी आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस? विवेक जी, आपको और आपके दर्शकों को, टीवी नाइन के दर्शकों को, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और आपने जैसे बताया कि रिजल्ट बेहतर रहा। नेचुरली इन्वेस्टर का हमारे साथ में पहले तो जो भरोसा है, उस चीज को हम लोग आगे कैरी कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बात करूं तो एक साइड ब्रोकिंग सेगमेंट में, वैसे जैसे आपने राइटली बताया, मार्केट टफ था। और यदि मैं कैश मार्केट, जो हमारा एक मेन फोकस रहा है, डिलीवरी वाला बिजनेस एक मेन फोकस रहा है, उसमें यदि मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो मार्केट में जो ग्रोथ है, वो यदि मैं वाई वाई बेसिस पे बात करूं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो ग्रोथ एक्सचेंज के लेवल पे टर्नओवर में जो है, वो खाली मैं मतलब 3% के आसपास की माइनस में ग्रोथ थी। और उसके कंपैरिजन में हमने 9% में हमारे कैश मार्केट के टर्नओवर में इजाफा किया है। तो वो एक हमारा एक मेन स्ट्रेंथ है डिलीवरी का बिजनेस, उसमें एक ग्रोथ आई है। कमोडिटी सेगमेंट में भी साइमल्टेनियसली मार्केट में वॉल्यूम्स में इंक्रीज हुआ है, तो वहां पे भी हमारे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पर उन सबसे बड़ी बात है, जो हमने पहले भी हाईलाइट ये चीज की थी आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहा है कि एक साइड में हमारा नॉन ब्रोकिंग का जो रेवेन्यू है, जिसमें दो पार्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का रेवेन्यू पार्ट है और एक है ब्रोकिंग का, एमटीएफ से रिलेटेड। तो इन दो चीजों को हम लोग कैसे आगे बढ़ाते जाएं, तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि एमटीएफ की बुक जो है, वो हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। और अभी बुक जो हमारी है, टोटल बुक इस पर्टिकुलर क्वार्टर के एंड में 1230 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है और वो लगातार ग्रो होती जा रही है। दूसरी साइड सेम वे में यदि मैं बात करूं आपसे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा एयूएम है, जिसमें मेनली म्यूचुअल फंड का, पीएमएस का और एआईएफ का हम लोग काउंट करते हैं, तो उन चीजों में एयूएम की बात करूं तो वाईओ वाई बेसिस पे 32% की इसमें ग्रोथ हुई है। और अभी 8,370 करोड़ रुपए हमारा एयूएम पहुंच चुका है। और जैसे मैंने एमटीएफ बुक में बताया, उसमें भी हमने यदि ईयर बिल्कुल। ऑन ईयर की बात करूं तो करीब 46% की ग्रोथ हमने दर्ज की है। तो ये एक ओवरऑल जो मिक्सचर है, जिसमें हमने डाइवर्सिफाई किया है अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को, खाली ब्रोकिंग पर डिपेंडेंसी नहीं है, और कंबाइंड बेसिस पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग हमारे रेवेन्यू में कंटिन्यू बेसिस पे स्टेबिलिटी कैसे लाएं और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करते जाएं। बिल्कुल सर। पहले ट्रेडिशनली ब्रोकरेज जो बिजनेस माना जाता था वो स्टॉक मार्केट ड्रिवन होता था सोलिली, कि स्टॉक मार्केट अगर नहीं चल रहा है तो ब्रोकरेज की इनकम नहीं आती थी। लेकिन अब अगर हम ये इंडस्ट्री में कई बार बात भी होती है कि अब जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं वो एक्चुअली ब्रोकिंग कंपनी प्योरली नहीं बची हैं, वो कहीं ना कहीं एनबीएफसी का भी टच लेकर चल रही हैं। तो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि मार्केट अगर अब स्लो भी रहता है, बिकॉज मैं आपकी फी इनकम देख रहा था और एमटीएफ बुक में देख रहा था कि 46% का जंप देखने के लिए मिला, तो अगर हम कहते हैं कि एक स्लो मार्केट है जहां पर रिटर्न नहीं आ रहे, तो क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखने के लिए एमटीएफ का सहारा लिया और इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो। यहाँ पर ज़्यादा एक कंफर्ट है कंपनी को, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करती है कंपनी, या कंपनी खुद चाहती है कि भाई मार्केट चलता रहे, ब्रोकरेज इनकम भी अच्छी आती रहे, और मार्केट जब चलता है तो एमटीएफ बुक थोड़ा डिप लेती है क्या उस समय सर?
ने जैसे राइटली हाईलाइट किया कि जब मार्केट टफ होता है उस टाइम में भी एमटीएफ बुक, एक्चुअली मेरा ये बोलना है कि एमटीएफ बुक क्लाइंटों को एक सेफ्टी देती है। नहीं तो बहुत दफे क्लाइंट जो डेरिवेटिव में ज्यादा काम करते हैं, बहुत दफे लिवरेज पोजीशंस वहां पे हाई रहती है, क्योंकि मार्जिन्स भी कम है वहां पे। तो जब उस केस में क्या होता है कि क्लाइंटों को बहुत दफे अपनी पोजीशन मजबूरी में काटनी पड़ती है, जबकि एमटीएफ बुक में मार्जिन लेवल 30 से 35% रहते हैं। दूसरा, एमटीएफ बुक डिलीवरी बिजनेस के लिए है, और डिलीवरी बिजनेस में अधिकतर क्लाइंटों की भी मनी बनने की पॉसिबिलिटी कंपेरेटिवली ज्यादा रहती है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि जितने ज्यादा लोग यदि कैश मार्केट में डिलीवरी में काम करें, उनको लिवरेज लेना है नहीं लेना है वो उनकी इच्छा है, बट पहली चीज है कि वो डिलीवरी में काम करे। और दूसरी साइड में यदि एमटीएफ बुक के सहारे से यदि काम करते हैं जहां पे लिवरेज चाहिए, तो उस केस में ऑटोमेटिकली एमटीएफ बुक का मार्जिन हाई होने के कारण उनकी पोजीशन कटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, उनकी खड़े रहने की ताकत ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू बेसिस पे हम लोग हमारा एक साइड में डिलीवरी बिजनेस ग्रो करते रहें, और उसके साथ में एमटीएफ बुक साइमल्टेनियसली ग्रो होती जाएगी। और जैसा आपने बोला कि इसके केस में यदि ब्रोकिंग की जो आपने बात बोली कि जब ब्रोकिंग में एकदम डाउन हो जाता है रेवेन्यू, तब भी एमटीएफ का बिजनेस कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है, एमटीएफ की ब्याज की इनकम स्टेबल रहती है। तो बिल्कुल आपने सही इस चीज में बताया है, और हम लोगों ने वही कोशिश की है कि हम उन क्लाइंटों को हमारे साथ जोड़ा जिनको रियल में इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में रुक के डिलीवरी बिजनेस के थ्रू पैसा बनाना है। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर, एबिटा मार्जिन ऑफ 40% इन दिस क्वार्टर, इट मतलब ये आप बेंचमार्क बना रहे हैं या चैलेंज बना रहे हैं अपने लिए? इस केस में ऐसा है सर कि ये बीटा मार्जिन हम लोग मेंटेन करते जा रहे हैं। हमारा ध्येय ये रहेगा कि हम इसको आगे मेंटेन करते जाएं। आपने जो बोला हाई बीटा मार्जिन होना बहुत दफे चैलेंज होता है, यस आपने राइटली बोला, पर फिलहाल हम इस चीज को मेंटेन करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इसको मेंटेन कर पाए। ठीक है सर। आगे के लिए अब चूंकि 3 क्वार्टर हो चुके हैं और 3 क्वार्टर में आपका मैं रेवेन्यू देख रहा था तो करीब 5% का जंप है इस पूरे साल में अभी तक सो फार। और अगर हम देखें तो एबिटा मार्जिन्स ठीक ठाक चल रहे हैं, पेट मार्जिन्स अच्छे चल रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अब क्या गाइडेंस लेकर चल रहे हैं इस साल के लिए, और क्या कुछ आउटलुक देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए अपने बिजनेस में? ने जैसा आपने बताया कि बिजनेस में अभी 5% की ग्रोथ आई है 9 मंथ्स में। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लास्ट क्वार्टर तक, क्योंकि पिछले साल की बात करूं तो फर्स्ट हाफ जो था पिछले साल सितंबर 24, वो पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए मैं बोल सकता हूँ बेस्ट पीरियड था। और एग्जैक्टली। उसके कारण से यदि फर्स्ट हाफ के रिजल्ट की बात करें तो उस टाइम तक सभी के ब्रोकिंग रेवेन्यू में काफी बड़ी गिरावट थी, हमारे यहाँ पे गिरावट कंपेरेटिवली कम थी। बट एट द सेम टाइम यदि मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो पिछले हाफ में एंड में 3% से हमारा एक्चुअली माइनस में था टोटल रेवेन्यू, और वो 3% माइनस से टोटल रेवेन्यू से अभी आज की तारीख में हम लोग 5% प्लस पे आए हैं। सो इस क्वार्टर में एक अच्छी जंप देखने को मिली है। और मेरा मानना है कि जेएफएम स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस या नॉन ब्रोकिंग बिजनेस के लिए बात करूं तो हमारे लिए हमेशा बेहतर रहता है। सो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अगले जो जो ये क्वार्टर भी जो चालू हुआ है इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट करके हमारी इस ग्रोथ को फर्दर इंक्रीज कैसे कर सकें, एक साइड में वो प्रयास है। दूसरी साइड जैसा आपको पता है कि ये आईपीओ जो हम लास्ट टाइम लेके आए थे 30 सितंबर को हमने लिस्टिंग किया था, तो इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो मनी, ये पूरा का पूरा आईपीओ कंपनी में मनी के लिए था। तो नेचुरली वो मनी ने हमको हेल्प की है हमारी एमटीएफ बुक को ग्रो करने को, और जिसको हम कंटिन्यू बेसिस पे ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है आगे भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बेटर बनते हैं। जहां तक सवाल है रेवेन्यू का, मार्केट पर डिपेंडेंसी आज भी है, क्योंकि करीब करीब हमारा 52% हिस्सा आज भी ब्रोकिंग बिजनेस से आता है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना ऑलवेज डिफिकल्ट रहता है, बट उसके साथ में चूंकि बाकी का जो पोर्शन है उसमें हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी कंपेरेटिवली हाई रहती है। तो हमने पहले भी ये चीज हाईलाइट की थी कि जहां तक सवाल है एमटीएफ बुक का, हमारा धीरे धीरे ध्येय ये रहेगा उस बुक को हम 1450 से 1500 करोड़ के बीच में कैसे लेके जाए बाय नेक्स्ट क्वार्टर एंड। जो बुक का मैंने आपको भी बताया कि अभी ऑलरेडी 1230 करोड़ प्लस की बुक हो चुकी है। और सेम में डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिगर है डिस्ट्रीब्यूशन के एयूएम का, वहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज की तारीख में एयूएम 8370 करोड़ के आसपास है, और उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग 9500 से 10,000 करोड़ के बीच में कैसे लेके आए। तो वो गाइडेंस आज भी हमारा एक कंटिन्यू रहेगा जो हमने पहले दिया था। जहां तक सवाल है रेवेन्यू का, रेवेन्यू इन चीजों का बाई प्रोडक्ट है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ये ग्रोथ आगे ग्रोथ मोमेंटम चालू रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर।
तो नतीजे भी अच्छे चल रहे हैं और कंपनी ने इस क्वार्टर से एक अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, रफ्तार पकड़ी है और आउटलुक भी अच्छा है। सर, मैं दो चीज़ें और पूछना चाहता हूं आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड। एक कि आपकी जो मैं देख रहा था कि सेगमेंट वाइज स्प्लिट ऑफ ब्रोकरेज इनकम, इसमें 50-50% है कैश सेगमेंट का और 50% है ब्रोकरेज F&O सेगमेंट से। F&O सेगमेंट में जबकि लोग ज़्यादातर नुकसान खाते हैं, ये सेबी का डेटा बोलता है। आपके आपका क्या एनालिसिस है, क्योंकि आपके लिए तो ये एक इनकम का जरिया है, लेकिन F&O को लेकर आप कुछ बताना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह से वो जो आपके यहाँ सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी होंगे जो F&O में काम कर रहे होंगे, उन वो किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने को बचा पा रहे हैं इस मार्केट में? विवेक जी, आपने बहुत राइटली हाईलाइट किया कि डेरिवेटिव मार्केट में काफी लोग लॉस करते हैं, और सेबी की एक जो स्टडी है वो बहुत क्लियरली हाईलाइट करती है कि ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इस मार्केट में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव में लॉस किया है। हम लोगों ने भी इंटरनल स्टडी की थी सेबी का डेटा आने के बाद में, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारे यहाँ डेरिवेटिव मार्केट में लोग लॉस नहीं करते, बट पॉजिटिव पार्ट ये है सर कि हमारे यहाँ परसेंटेज टर्म में बात करूँ तो डेरिवेटिव मार्केट में भी प्रॉफिट करने वाले लोग ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉस करने वाले लोगों में इन परसेंटेज टर्म। यदि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म में भी हम लोगों ने स्टडी किया और उसमें भी हमारे सामने यही आया कि हमारे यहाँ टोटल प्रॉफिट का जो अमाउंट है दैट इज फार हायर एज कम्पेयर टू द टोटल लॉसेज रिलेटेड अमाउंट। हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि हम डेरिवेटिव सेगमेंट को ज्यादा एनकरेज ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के लिए नहीं करें। इस सेगमेंट को हम लोग ज्यादा एनकरेज करें फॉर द हेजिंग पर्पज। तो हम हमारे क्लाइंटों को ये एडवाइज करते रहते हैं कि या तो इस मार्केट को हेजिंग पर्पज के लिए कंटिन्यू बेसिस पे यूज करें, या इसमें दूसरी चीज हम लोग ये एडवाइज करते हैं कि यदि कोई पर्सन है जिसको ट्रेडिंग करनी है कंटिन्यू बेसिस पे, तो इस मार्केट में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेज रख के काम करे, डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करे। क्योंकि ट्रेडिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में यदि डिसिप्लिन नहीं है तो उसमें पैसा खोने की प्रोबेबिलिटी बहुत हायर है। तो हम लोग ये कंटिन्यू बेसिस पे हमारे क्लाइंटों को एडवाइज करते हैं। और हमारा फर्स्ट जो ओपिनियन या फर्स्ट जो आई कैन से सजेशन क्लाइंट्स को होता है वो हमेशा यही रहता है कि इस मार्केट को इन्वेस्टमेंट मार्केट के रूप में देखें, न कि स्पेकुलेशन मार्केट के रूप में, ताकि वो लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में पैसा जनरेट कर सके। और इसीलिए जैसे आपने बताया कि कैश मार्केट इज कंट्रीब्यूटिंग 50% के आसपास का हिस्सा हमारा ब्रोकिंग बिजनेस का कैश मार्केट या डिलीवरी बिजनेस से आता है, तो हम उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। यदि आप कंपटीशन की बात करेंगे तो बहुत जगह आपको पता लगेगा कि 70% से लेकर 90% तक रेवेन्यू ब्रोकिंग का डेरिवेटिव सेगमेंट से आता है, जबकि हमारे यहाँ ये डिफरेंट प्रोपोर्शन है ऑल टुगेदर। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरी ये पक्का ये सलाह रहेगी कि वो लोग डेरिवेटिव मार्केट को जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे तो बेटर है, और कैश मार्केट में धीरे धीरे करते अपना इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा है उतना बेहतर है। ठीक है सर। सर, एक और चीज़ जो कि मैं आपके एक्टिव क्लाइंट लिस्ट देख रहा था, ये एक अच्छा खासा इसमें जंप देखने के लिए मिला इक्विटी एंड कैश सेगमेंट में, जहाँ पर कि करीब 96,851 क्लाइंट्स हो गए। ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू टच 1 लाख क्लाइंट्स वेरी सून। 92,000 आपका पिछले क्वार्टर में था Q2 में, और लास्ट ईयर करीब 90,900 के करीब दिखा रहे हैं आपके क्लाइंट्स लिस्ट। ये जो सर नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, ये किस एज ग्रुप के आ रहे हैं? ज़्यादा तबका कौन सा बड़ा है? विवेक जी, हमारे यहाँ हम लोग लगातार फोकस ये करते हैं कि जिन क्लाइंटों के पास एक रीजनेबल साइज का एयू है वो क्लाइंट हमारे यहाँ ऐड हो। तो हमारा यदि टोटल कस्टमर बेस की बात करूं तो मैं 30 साल से ऊपर का करीब करीब 84% क्लाइंट बेस है आउट ऑफ टोटल क्लाइंट बेस में। हमारा जैसे मैंने बताया आपको, जब क्लाइंटों के पास में इन्वेस्टेबल सरप्लस एक डंका हो तो चांसेस हाई होते हैं कि वो लोग इस मार्केट में पैसा जनरेट कर सकते हैं। बहुत स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को हम लोग इस मार्केट में एसआईपी या म्यूचुअल फंड के रूप के थ्रू लाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। और हमारा ये रहता है कि धीरे धीरे क्लाइंट हमारे साथ क्लाइंट का विंटेज कैसे बढ़ता जाए। और वहां पे यदि बात करूं तो हमारे पास में 3 साल से ऊपर के यदि क्लाइंट का यदि विंटेज की बात करूं तो करीब 50% कस्टमर उसमें फॉल करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि धीरे धीरे क्लाइंट हमारे साथ काम करते हुए अपना यूएम कैसे इंक्रीज करे, क्लाइंट की टोटल वेल्थ कैसे इंक्रीज होती जाए। और उसमें हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि क्लाइंट की जर्नी जो है वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग कैसे रह सके, वो हमारा प्रयास रहता है। तो हम लोगों का ज्यादा फोकस नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे नहीं होके इन्वेस्टेबल सरप्लस पे या एयूएम पे रहता है, और एयूएम में हम लोग अच्छी ग्रोथ
कंटिन्यूड बेसिस पे कर रहे हैं। जहां तक सवाल है आपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स का बोला, वो पर्टिकुलर क्वार्टर का बोला। यदि टोटल क्लाइंट बेस की बात करूं मैं एक्टिव की, तो हमारे पास टोटल क्लाइंट बेस में यदि मैं ईयर के हिसाब से काउंट करूंगा, तो ये ब्रोकिंग साइड की भी बात करूं तो 1.6 लाख के 1.6 लाख कस्टमर्स रहेंगे। ओके, आपने जो नंबर बोला वो एक इंडिविजुअल क्वार्टर का नंबर है। ठीक है सर। वो आपकी प्रेजेंटेशन में था नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, सो आई जस्ट pick that बिल्कुल that right. data from presentation. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.